हेलो फ्रेंड्स, तो ये PYQ की बुक है। सारे जो HSSC ने आज तक पूछे हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स के नेम है, किस में कितने क्वेश्चन हैं। तो टोटल जो है वो आपके 25,800 क्वेश्चन है इस बुक में। ठीक है, तो मैं अभी इतना ज़्यादा तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि 15 ही दिन बचे हैं CET में, और HTET में भी कह सकते हैं 15-16 दिन है। तो ये इन्होंने कुछ विश्लेषण दिया हुआ है चार्ट के थ्रू कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो संज्ञा, लिंग, वचन, काल, कारक का है। और सबसे ज़्यादा देखिए 169 वहाँ से आए हैं, और मिसलीनियस है 159, जिनके कोई टॉपिक जो है कैटेगराइज नहीं है या मिक्स टॉपिक है। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश का इन्होंने यहाँ किया हुआ, तो इंग्लिश में भी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के आए हुए हैं, या फिर आपके इसके वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस के आए हुए हैं। तो मतलब जो HSSC है, इनके ये फेवरेट टॉपिक हैं आइडियोम्स, एंटीनोम्स। तो वो कैब उनकी फेवरेट है। तो इसमें जो है हर क्वेश्चन के नीचे बाकायदा लिखा हुआ है कि किस में से क्या, कौन से एग्ज़ाम में ये टॉपिक आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं सिर्फ आपके लिए ये पढ़ूँगी क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ काम करते करते वीडियो सुनते हैं। तो कई जो हाउसवाइफ्स हैं स्पेशली उनके लिए, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं भी ये जानती हूँ कि हम लोगों को पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिलता कि हम बुक खोल के बैठ जाए। सम टाइम्स जो बहुत सारे लोग हैं वो यही है। तो अगर ऐसी कोई आपके रिलेशन में है तो उनके साथ ज़रूर ये शेयर करना। तो मैं कोशिश करूँगी सारे क्वेश्चन जो है फटाफट रिवाइज़ करने की। मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ हिंदी और इंग्लिश में, मैंने भी आप लोगों की तरह ही पढ़ी है। तो यहाँ पर रीजंस भी दिए हुए हैं, तो मुझे ये बुक ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि रीजंस भी दिए हुए हैं। तो मतलब हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, हम फटाफट मैं आपको पढ़ रही हूँ, आप सिर्फ सुन सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का। तो बड़बड़ाना, खटखटाना, भन बनाना, इन शब्दों में क्रिया का कौन से प्रकार के धातु का यूज किया हुआ है। तो आपको पता है जहाँ पर भी साउंड की रिपीटेशन होगी, बड़बड़ाना, खटखटाना, भन बनाना, सब में एक साउंड की आना की रिपीटेशन हो रही है, तो उसे अनुकरण धातु बोला जाता है। कि जिसमें बाकी सब जो है वो अलग अलग है, एकाक्षरी नहीं है, संयुक्त नहीं है, मतलब जो है अनुकरण कहते हैं। बस इतना समझने की ज़रूरत है अगर हम सेम तरह की जो साउंड आ रही होगी। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को, जब दो व्यंजन को हम लोग मिलाते हैं तो उसको जब अगर हम ऑप्शन देखें तो उसको संयुक्त व्यंजन ही बोला जाता है। संयुक्त का हिंदी मीनिंग भी लेंगे तो आप दो चीज़ों को जोड़ना होता है। तो इस तरह के संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4 ही है, क्षय, त्रय, गय और श्रय। तो 4 होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। उसके बाद है डैश धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों, मतलब किसी दूसरे शब्द से नहीं बने हों, सिर्फ खुद की हैं वे धातु हैं, तो उन्हें ओब्वियसली बोला जाएगा मूल। बेस जो होता है किसी चीज़ का जिसको हम चेंज नहीं करते हैं, तो बेस मूल से आप रिलेट कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है मूल धातु। जैसे बैठना, करना, चलना, ये है। और जो दूसरे शब्दों से बनती है उन्हें यौगिक धातु कहते हैं। जैसे रंग से रंगना बन गई है, चिकने से चिकनाना बन गया है, ऐसा कुछ है। डैश वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान का है। ऐसा कौन सा शास्त्र है जो हमें भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है? तो ये व्याकरण ही होती है। आपको व्याकरण की जब सबसे पहले आप व्याकरण पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके डेफिनेशन में ही लिखा होता है कि जो शुद्ध रूप का ज्ञान है जो वो हमें ये कराता है, और भाषा को एक स्थायी और मानक रूप प्रदान करता है, मतलब प्रॉपर रूप बताता है कि एक्चुअल में ये भाषा कहाँ से आई है, तो वो व्याकरण ही है। ठीक है, शब्द की रचना में किसका योगदान नहीं होता? तो यहाँ पर अगर आपको नहीं भी आता है तो देखिए प्रत्यय तो शब्द में ही जुड़ता है, उपसर्ग भी शब्द में, धातु ही रूप बनाता है। जैसे अभी हमने धातु का पढ़ा कि मतलब बड़बड़ाना वगैरह में धातु यूज़ हो रखी थी, लेकिन पद जो है वो इसमें कभी भी यूज़ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका आंसर सही है पद। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग हो, जब हम सिर्फ और सिर्फ सांस का प्रयोग करते हैं उन्हें बोला जाता है अघोष। सिर्फ सांस का प्रयोग किया जाता है। जैसे घोष शब्द में जबकि घोष में केवल नाद का उपयोग होता है। अल्प प्राण वे व्यंजन है जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में लिखे, मतलब बोलने से पहले ही हवा जो है थोड़ी सी निकलती है मुंह से, और जिनमें हकार जैसी ध्वनि न हो। तो ये इतना मुझे समझ में नहीं आया, बस आप ये समझ सकते हैं कि अघोष वर्ण वो होते हैं जिनमें सिर्फ श्वास का प्रयोग किया जाता है। अंग और ह में क्या है? अंग और है हमारे अयोग वहाँ है, ये आपको रटने ही पड़ेंगे क्योंकि जो हमारे स्वर व्यंजनों के जो पार्ट्स हैं इनके ऊपर हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि किस व्यंजन, कौन सा व्यंजन है, ये किस तरह का स्वर है, तो ये ज़रूर आपको याद करना। तो ये हमारे अयोग वहाँ होते हैं,
अनुस्वार देखिए, स्वर तो सारे ऐसे लेके अह तक सारे स्वर हैं। व्यंजन आपको पता है कै ख गए हैं। संयुक्त अक्षर वो होते हैं जो दो अक्षरों को मिलके बनते हैं। तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं होता। अयोग भाव का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे। ठीक है। स्वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। ये आपको स्वर की पता ही है। जबकि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। संयुक्त अक्षर दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इनके बीच स्वर नहीं रहता, जैसे उत्थान, प्रस्थान आदि। ठीक है। तो ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? तालु नहीं है तो यहाँ से अगर आप देखें तो वैसे तो आपको ग्रामर शब्द आपने तैयारी की है तो आपने पढ़ा ही होगा कि शुरू के हर जो लाइन होती है ख ग घ ढ, जो लास्ट वाले होते हैं वो क्या होते हैं, जो बीच हर एक उसका फोर्थ जो व्यंजन होता है, वर्ण होता है, वो तालु होता है। ठीक है। तो इन्होंने कहा तालु नहीं है। तो अगर आप ये देखें तो ए आ ई ई ये थर्ड फोर्थ में ही आ गया। तो थ दो, तो द जो है वो शुरू में ही आ गया, तो मतलब इसका स्थान तालु है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं या फिर बोल के भी देख सकते हैं कि द जब हम बोल रहे हैं तो दांत पे ज़्यादा जो स्ट्रेस है तो वो दंते हैं, जबकि ई श य का उच्चारण करते हुए जो तलवा होता है हमारा, उससे हमारी जीभ जो है टच कर रही है। तो च वर्ग का स्थान भी तालव्य है। इसमें से मूर्धा नहीं है। मूर्धा नहीं है तो थ है इसके अंदर। थ का स्थान मूर्धन्य नहीं है, जो कि ट ड और र का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? विसर्ग आपने देखा है, हम लोग बोलते हैं सत्ता है, माता है, माता है बोलते हैं, जो दो डॉट होते हैं। तो आपने कभी भी वर्ड देखते हो म ह की साउंड निकलते हैं, इसके लिए तो है होता है इसका। तो ये आपको पता होना चाहिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जब भी हम वर्ण की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो वर्ण ही होती है। हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ये मैं अभी आपको बता रही थी कि हर लाइन का एक मीनिंग है प्रॉपर। तो जो सबसे अंतिम वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है, जो लास्ट में, जैसे हमने लिखा कै, ख, ग, घ और ड, ये वाला ड लिखते हैं। तो ये देखिए ये आ गया हमारा यहाँ पर कि ये उच्चारण स्थान नासिका है। इसी तरह च, छ, ज, झ, इया लिखते हैं तो वो यहाँ आ गया। त, ठ, ड, न आ गया ये न। ये सारे जो लास्ट वाले हैं ये आपके आ गए नासिका में आ गए। ठीक है। स्वरों का जो रूप व्यंजन में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम मात्रा ही कहते हैं। आपने देखा है कि अगर हमने लिखा है आ, तो आ डायरेक्ट ना लिख के हम लोग सिर्फ उसकी मात्रा ही जोड़ सकते हैं हम लोग अपने में। तो ये आपको वर्णमाला जो बनती है हमारी। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो अभी अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि च का जो है वो तालु होता है, मुंह के तालु भाग से होता है। च च आप बोल के भी देखेंगे। च वर्ग के अतिरिक्त ई है, य और श का उच्चारण स्थान भी तालव्य है। जबकि क का वर्ग उच्चारण स्थान कंठ। ट वर्ग लिखा है यानी पूरी लाइन आप कह सकते क ख ग घ कंठ होता है। ट जो है वो मूर्धा होता है। ट वर्ग का पूरा ट थ, ये त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। त थ ध न। प फ ब भ ओष्ठ है, क्योंकि होठों का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। नंदन वन में कितनी मात्राएं हैं? अब नंदन वन में कितनी मात्राएं हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें, देखो अब नंदन वन में अगर हम काउंट करें, अनुस्वार वाले वर्ण में गुरु मात्रा का विधान होता है। मतलब इन्होंने कहा है जहाँ पर सिंगल वर्ड होता है उसको एक गिना जाएगा, जैसे व, न, 3, 4, और जिसके ऊपर मात्रा है उसको 2 गुना जाएंगे। 4 और 2 6। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है। मैंने तो यही शॉर्ट निकाला है, तो इसमें 6 मात्राएं हैं। ओके। यहाँ मात्रा है वो वाली नहीं है जो आ एक ही लगे हुए। इसके बाद है देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित कितने स्वर माने गए हैं? तो जनरली जो हम लोग 13 कहते हैं तो 13 ही माने गए हैं इसके अंदर। देवनागरी लिपि में 13 माने गए हैं। साधारणतः वर्णमाला में 11 माने जाते हैं। अंग और अह को अयोग व माना जाता है, लेकिन जनरली अगर हम आप देखें आपके घर में बच्चे होंगे तो बच्चों को 13 ही पढ़ाए जाते हैं, तो 13 है। अगर अयोग व का योग डैश ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है, कौन सी ध्वनि का होता है? और तथा इसे स्वर से परे 2 बिंदियों के रूप में लगाया जाता है, तो उसे विसर्ग ही कहते हैं। अभी विसर्ग से उल्टा पूछा था, है की साउंड किस में आती है? वो विसर्ग में आती है। तो यहाँ से पता चल गया।
जिन स्वरों का उच्चारण दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं ना, जिनको बोलने में, जैसे आ दीर्घ स्वर हो, ई दीर्घ स्वर हो गया, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जिसमें टाइम लगता है उसे बोला जाता है पलूत स्वर। जो थोड़ा सा टाइम लगता है उन्हें बोलता है ह्रस्व स्वर, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है उसे बोला जाता है पलूत स्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा पलूत स्वर। दीर्घ स्वर से कम टाइम ह्रस्व स्वर, दीर्घ से ज़्यादा पलूत स्वर। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? अभी भी आया था। हिंदी वर्णमाला में कुछ 11 स्वर हैं जिनमें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर इसको क्लैरिफाई भी किया हुआ कि ह्रस्व स्वर जो पहला शब्द है वो सारा आपका ह्रस्व स्वर में आएगा। जो इसमें ध्यान देंगे आ ई इधर है ऊ, लेकिन ए और बड़ा ए दोनों दीर्घ में आएंगे, ओ औ दोनों दीर्घ में आएंगे। सिर्फ र ऋषि जो है बोला जाता है वो आपका ह्रस्व में आएगा, ये ध्यान रखना है। उच्चारित शब्दों को लिखने में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को, जब हमने प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तनी मतलब रूल है किस तरीके से आपको लिखना है। स्पेलिंग्स जो हम बोलते हैं इंग्लिश में कि उसको तरीके से लिखना वो होती है उसकी स्पेलिंग की, वो करेक्ट